नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। देहरादून में नीति आयोग द्वारा भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूल रणनीतियां विषय पर देहरादून में आयोजित कार्यशाला में जल संरक्षण पर गहन विचार विमर्श हुआ। कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस कार्यशाला में प्राप्त नए विचार और समाधान हिमालयी क्षेत्र में जल संरक्षण को मजबूत बनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड, जिसे देश का वाटर टावर कहा जाता है, और जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजर्वेशन एजेंसी यानी कि SARA का गठन किया गया है। इस पहल के तहत प्रदेश में 5500 जमीनी जल स्रोतों और 2252 सहायक नदियों की पहचान कर उनका पुनरुद्धार और संरक्षण किया जा रहा है। बता दें कि सरकार इकोलॉजिकली और इकोनॉमी के संतुलन के साथ समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। और इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, ये वे भी देखते हैं। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड वनों, नदियों, पर्वतों एवं विभिन्न जल धाराओं से परिपूर्ण राज्य है। और सच में अभी सतपाल महाराज जी कह रहे थे, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो नौले हैं, धारे हैं, जहाँ भी जल स्रोत हैं, उनको पूजने की हमारे यहाँ पद्धति रही है, हमारी संस्कृति रही है। क्योंकि जल है तो जीवन है, यही हमारी संस्कृति है। इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया है। प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए हम राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाकर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे प्रयासों को देखते हुए नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसके इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने GDP की तर्ज पर GEP यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट इंडेक्स प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरण जो योगदान है उनका आकलन करने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का एक वाटर टावर भी है। हमारे यहाँ लगभग 1000 ग्लेशियर पानी के अविरल स्रोत हैं। हमारे यहाँ से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी सदा निरा नदियाँ संपूर्ण भारत और देश के खाद्य व आजीविका उसका प्रमुख आधार है, जो सभी को जल और जीवन दोनों ही देने का प्रदान करने का काम करती है। इसके साथ ही हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में नौले, धारे तथा छोटी छोटी नदियां पीने के पानी तथा अन्य घरेलू जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करती है। परंतु वर्तमान में इनमें से कई नदियां और इनके स्रोत अभी उनको गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहाड़ों में पलायन जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही हैं, जो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी यानी SARA का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जो हमारा लोक पर्व हरेला है, उसके अवसर पर पर्यावरण संरक्षण तथा गधेरे, नौले एवं अन्य जलीय स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से 2640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण का अभियान भी चलाया है। वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अब तक 1092
अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है, जो हमें दिए गए लक्ष्य से भी अधिक है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि देश भर में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में उत्तराखंड को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी गैर हिमानी रेनफेड कोसी नदी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय ये नदी सदा नीरा होती थी, यानी कि 12 महीने उसमें जल प्रवाहित होता रहता था, परंतु आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूखने के कगार पर है और यही स्थिति पश्चिमी राम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत प्रतिभा सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम सीएम आवास में संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित किया गया, जिसके तहत संस्कृत शिक्षा से जुड़े 261 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, जबकि संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान के तहत 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं के 24 मेधावी छात्र छात्राएं भी सम्मानित किए गए। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 5100, द्वितीय को 4100 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 3100 रुपए की धनराशि दी गई। संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारी गौरवशाली परंपरा के आप सभी ध्वजवाहकों के बीच उपस्थित होकर अत्यंत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी हमारी सांस्कृतिक परंपरा की मसाल को पुनः जागृत करने का अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस प्रकार का कार्यक्रम न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास सिद्ध होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के रुझान के लिए भी, पीढ़ी दर पीढ़ी इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान इस सब का मूल आधार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे काम संस्कृत भाषा में भी आगे बढ़े। कंप्यूटर अगर कोई भाषा समझता है सबसे ज्यादा आसानी से, तो भाषा हमारी देववाणी संस्कृति है। जैसा अभी गैरोला जी बता रहे थे, सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो हमारे समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों की जो रचना है वो संस्कृत में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग तक, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक प्रत्येक क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही रचे गए हैं। सम्राट विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, परंतु कई सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण, उनका शासन होने के कारण एक बड़ा दुष्परिणाम ये भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से आज देश के अंदर काम किया जा रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी
अनेक योजनाएं देश में संचालित की जा रही है और इसी उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के भी विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान देने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय को आधुनिक संसाधनों से युक्त बनाया जा रहा है, उसको सुसज्जित किया जा रहा है, हर प्रकार से नवाचार किया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और जहां संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है, वहीं ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म, संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटक के मट्टूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में चलता है। इतना ही नहीं, हाल में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा में। उत्तराखंड सरकार का 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि अभी तक आगामी बजट सत्र के लिए 30 माननीय विधायकों ने सवाल भेजे हैं। ये 521 सवाल है जो अभी तक उनके पास 2 विधेयक ही आए हैं। देखिए, ऐसा है, मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। आप सबको सूचित भी करना चाहूँगी, अगर आपके प्रश्न हो गए हो तो मैं। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल के उपयोग की इजाजत नहीं होगी, इसके स्पष्ट आदेश विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिए हैं। रितु खंडूरी ने कहा है कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर सदन के भीतर किसी भी मोबाइल फोन के उपयोग की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि प्रश्नों का जवाब देने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग जरूरी है तो संबंधित को सदन से बाहर आकर बात करनी होगी। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई लोगों ने मोबाइल का उपयोग सदन के भीतर किया, जिसको लेकर खड़ा विरोध देखने को मिला था। मैंने फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है। या आज मैंने सीएस देहरादून हो या रुद्रपुर या फिर राज्य का दूसरा कोई भी शहर, हर जगह यूपीसीएल के स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। इसलिए अब स्मार्ट मीटर को लेकर भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि इसमें जनता की सभी शंकाओं का समाधान है और भाजपा विधायक ने कहा कि इस मीटर को लगाने से बिजली रीडिंग की समस्या दूर हो जाएगी। भाजपा विधायक ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल ने स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर के जहां पर कांग्रेस तरह तरह की भ्रांतियां और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि विभाग भी उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दे और किससे कितना फायदा होने वाला है। और जहां तक उपभोक्ताओं को एक शिकायत रहती थी कि मेरा बिल ज्यादा आ गया, कम आ गया, तो इस बिल को भी उसमें निस्तारण है। कुल मिलाकर के उस जो सच्चाई होगी वही सामने पेश आएगी। और जैसे अनेकों राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और इसलिए किसी भी प्रकार का इससे नुकसान नहीं है, उपभोक्ताओं को एक फायदा ही होगा। और उसमें बदलने का भी, स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए कोई चार्ज भी नहीं है और मुझे लगता है कि जो सरकार की एक पहल है उसको सबको मान लेनी चाहिए। स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तराखंड में भू कानून का दुरुपयोग करने वालों की अब खैर नहीं। सरकार नए भू कानून में नए प्रावधान ला रही है। वर्तमान कानून में संशोधन कर विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में इसे कैबिनेट की मंजूरी के साथ सदन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश की धामी सरकार द्वारा जनता के हित के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं। इसी तरह से प्रदेश में
में जल्द ही सख्त भू कानून लागू किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड की जमीनों को खुर्द बुर्द करने वाले लोगों पर शिकंजा कस सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है उन कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश की जनता के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर भू कानून होगा उसको प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो अभी बजट सत्र आयोजित होने वाला है उसमें प्रदेश के अंदर कड़ा भू कानून लाए। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान अराजकता के होने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में हाल ही में रुद्रपुर में दरोगा के मारपीट मामले में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है, जिसका जवाब भाजपा ने दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी के अगर किसी कार्यकर्ता ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वहीं अगर पुलिस ने गलत किया है तो सरकार ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। कांग्रेस को भाजपा पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जब राज्य में कांग्रेस का शासन था उस वक्त राज्य में अराजकता फैलती हुई थी। और बता दें कि चाहे 2002 से 7 का शासन रहा हो या फिर 2012 से 17 कांग्रेस के शासनकाल में राज्य में अराजकता फैली रही। कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उनके जब वो सत्ता में थी 2012 से 17 में और 2002 से 7 के बीच, उस समय उत्तराखंड की जनता ने किस तरह की अराजकता कांग्रेस के लोग करते थे, इसलिए उनको उस पे सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे कोई भी हो, सब बड़े अनुशासन के साथ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार में संभव है। दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होने से साइबर अपराध की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है, और कुमाऊं में पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो एसओपी है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा, और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण हैं वो हरिद्वार का सीसीपीएस है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी साइबर क्राइम आता है 20 लाख से नीचे का आता है तो संबंधित जनपद को भेजा जाएगा, और जनपदों को जो असिस्टेंस साइबर क्राइम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में दिया जाना है वो इन थानों द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जी, एक थाने का स्टैंडर्ड नियतन होता है, तो थाने खुलेंगे तो मैन पावर भी साथ में आएगा उसमें। नहीं, अभी जो ऑलरेडी देहरादून हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, इसके अतिरिक्त देहरादून में 1930 हेल्पलाइन है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। इसके लिए और कुछ और जो हमारी टिप लाइन है, इन प्रकरणों के लिए 25 कर्मचारी अभी राष्ट्रीय खेलों के बाद नियुक्त किए जा रहे हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, और 25 चारधाम यात्रा के फेज़ 2 के बाद नियुक्त किए जा रहे हैं। तो 50 अतिरिक्त कर्मचारी आ जाएंगे तो हम और बेहतर तरीके से।
रानीपुर विधायक आदेश चौहान को ठग ने गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बनकर फोन किया और 5 लाख रुपए की मांग की। मामले में विधायक के जनसंपर्क अधिकारी की तहरीर पर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार ठग ने फोन पर उत्तराखंड, दिल्ली और मणिपुर के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की और खुद को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा को उत्तराखंड मामलों के लिए अधिकृत बताया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। रुड़की के कलिया अड्डे से 3 साल का बच्चा अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस की मुस्तैदी से चंद घंटे में लापता बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि रुड़की के पिरान कलियर निवासी महिला रुखसार बच्चों के साथ रुड़की आई थी। वहीं मिनी बस से रुड़की के क्लियर अड्डे पर उतरी और इसी बीच उसका 3 साल का बेटा हम्माद अचानक लापता हो गया, जिसकी सूचना महिला ने परिजनों द्वारा बच्चे की सूचना पुलिस को दी गई। बता दें कि सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी की जिम्मेदार संभाल रहे प्रशिक्षु IPS कुश मिश्रा पुलिस टीम के साथ बच्चे की तलाश में जुटे। पुलिस द्वारा CCTV कैमरे भी खंगाले गए। वहीं पुलिस को जानकारी मिली कि बच्चा रामपुर स्थित वेकेंट हॉल में आयोजित शादी समारोह में बैठा है। पुलिस ने तुरंत ही बच्चा रामपुर से बरामद किया। पुलिस ने छानबीन की तो बच्चा रुखसार का निकला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और बच्चे को उसके परिजनों को गंगा नहर कोतवाली बुलाकर सौंप दिया गया। आज लगभग 1:15 बजे के आसपास पुलिस के पास एक सूचना आई थी कि कलियर बस अड्डे से एक 3 साल का बच्चा गायब हुआ है और वह अपनी मां के साथ आया हुआ था मेटाडोर में। मेटाडोर से उतरने के पश्चात जैसे ही वो ई रिक्शा में बैठने का प्रयास कर रहे थे या उससे बातें कर रहे थे, तभी माताजी ने देखा उनकी कि बच्चा नहीं है और मोमेंटरली बिल्कुल 1-2 मिनट के अंतर्गत ही बच्चा उनकी कस्टडी से हट गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हमारे जो प्रभारी खुद निरीक्षक हैं ASP साहब हैं कुश मिश्रा जी, इनके नेतृत्व में हमारे द्वारा टीम गठित की गई। कैमरा देखने के लिए टीम गठित की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सभी पर टीम डिप्लॉय की गई। आने जाने वाली जितनी रेलगाड़ियां थी सभी में GRP के द्वारा भी चेकिंग की गई। जनपद में SP देहात महोदय के और SSP साहब के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में प्रभावी चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके फलस्वरूप अभी थोड़ी देर पहले, लगभग आधा पौन घंटा पहले, रामपुर चुंगी से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहां पर कुछ लोगों के द्वारा बच्चे को देखा गया और उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। वो लेकर उसको गंगनहर थाने पर लाए। माता पिता को बुलाया गया और उनके द्वारा कंफर्म किया गया कि यही हमारा बच्चा है और उन्होंने पुलिस की सराहना की है। बच्चे का सर कोई अपहरण किया गया था, क्या जानकारी है? देखिए, ऐसा अभी तो कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं, किंतु हम कैमरे की फुटेज देखेंगे। ये साढ़े पौने 12 के लगभग की घटना है। रामपुर से मिला बच्चे, रामपुर चौकी से। हाँ, पुलिस ने एकदम तत्काल से ही। मेरी सास थे। ठीक है। तो जब हमने नीचे उतर के देखा मैं मिला नहीं, फिर हमने ढूंढनी शुरू कर दी। ठीक है। आप लापरवाही मानते हैं इसमें अपने आप? मानते हैं। तो पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो गंगनहर विकासनगर क्षेत्र के हरबटपुर ग्राम एटनबाग में हाई वोल्टेज बिजली आने से लोगों के घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। लोगों का कहना है कि ये सब विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि 5 घरों से लेकर 6 घरों तक की सूचना है कि इन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि टीवी, फ्रिज, इंडक्शन वॉशिंग मशीन आदि अन्य सामान जलकर राख हो गया है, जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सर रात में लाइट शायद ज़्यादा आई है फेज में, उस वजह से जो है हमारा ये फ्रिज ये ख़त्म हो गया। उधर जो है किचन में इंडक्शन था वो भी बोल गया है और बाकी ऊपर वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। किराएदारों के यहाँ पे जो बल्ब भी थे, बल्ब फ्यूज़ हुए हैं, उनका PC और वॉशिंग मशीन। लगभग कितने घरों में हुआ होगा ये? अभी तो जानकारी में करीब 5-6 घरों का आया है। क्या मानते हैं सर, लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो बिजली विभाग की है। ठीक है। इन्हें पहले भी है, हम बोल चुके हैं कई बार कि यहाँ पर जो है सिंगल फेस में जो है। सर आपको पता कैसे चला ये जो आपका सामान फूका है? ये तो सुबह जो है वो फेस नहीं आ रहा था यहाँ पर, तो हमने देखा उसमें तो हमारा जो स्विच बोर्ड था वही पूरा फूका हुआ था। फिर हमने देखा शायद जो है वो स्विच बोर्ड की वजह से, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी उस टाइम, तो पता नहीं चला। बाद में जब लाइट आई सही से तब हमने जो है देखा तो फ्रिज हमारा बंद पड़ा हुआ है
लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा आपका? हमारा तो आप ये मान के चलिए कम से कम जो है 25 से 30 हज़ार रुपये लगभग। अच्छा, कौन सी जगह है सर? ये लेमन रोड हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही है, एटन बाग। हम ज़्यादा आ रही थी इंडक्शन फूक गया, टीवी फूक गया, हमारा फ्रिज भी ऐसे हो गया। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही होगी है? बिजली विभाग वालों की लापरवाही है। तो आपको पता कैसे चला था ये? जब वो फूक गया सो फाल्ट हुआ तब देखा कि लाइट बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी वो। तो आपने जलाया था? हाँ, हमने जलाया। जब पता चला आपको? तब पता चला, जब हमने जलाया तब पता चला। कौन सी जगह है? चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।